नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे की तरह ये मनाया जाता है। ऑटिज्म AUTISM ऑटिज्म एक कंडीशंस होती है जो न्यूरो डिसऑर्डर, नंबर ऑफ न्यूरो डिसऑर्डर अगर कंडीशन एक साथ आती है, इसीलिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं उसे हम ASD कहते हैं। ASD का मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दिस इज द वेरी ब्रॉड टर्म टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जो पर्सन्स या बच्चे इमोशनल या फिजिकल हेल्थ से अफेक्टेड है, तो मोस्टली फिजिकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करने वाली ASD कंडीशन है। ASD का लॉन्ग फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का स्पेलिंग है AUTISM। पिक्चर में इसलिए है कि 18 जून हम ऑटिस्टिक प्राइड दिवस या दिन की तरह मनाते हैं। मेन पर्पस ऑटिज्म के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का है, लेकिन हमारे लिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंस होता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिन ये 2 अप्रैल होता है। 18 जून ये ऑटिज्म प्राइड डे है, 2 अप्रैल ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। नेक्स्ट बात आती है सत्या नडेला के बारे में। या सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में सत्या नडेला फर्स्ट टाइम he will be holding both the post as a Microsoft CEO and the chairman। ये माइक्रोसॉफ्ट CEO भी रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे और ये चेयरमैन भी रहेंगे। दिस इज द ऑलमोस्ट लास्ट 2 डिकेड फर्स्ट टाइम ये 2 डिकेड में दोनों पोस्ट ओनली 1 पर्सन को हासिल हुई है, वो है सत्या नडेला। नेक्स्ट आती है माइक्रोसॉफ्ट। आप सभी लोग जानते हैं एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर अमेरिका में रेडमंड वाशिंगटन में है। अमेरिका में रेडमंड वाशिंगटन में। नेक्स्ट आती है अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान, जिसे हम इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो बांग्लादेश ने ये तय किया है कि बांग्लादेश विल गोइंग टू हैव अ अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान को स्थापित करेगा। ये संस्थान, ये इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट कोविड-19 के तहत जो अन्य बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए टीके का उत्पादन करेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद में ये घोषणा की है कि इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के लिए बांग्लादेश की सरकार दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता या समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। बांग्लादेश आता है तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है श्रीमती शेख हसीना जी, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेशी टका जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट जिसका नाम है विवाटेक। VIVATEC। विवाटेक क्या है? विवाटेक ये यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल स्टार्टअप इवेंट है। विवाटेक आज पिक्चर में इसलिए है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी ने यहाँ इस विवाटेक को एड्रेस किया या केनोट एड्रेस किया, संबोधित किया। इस संबोधन में ये विवाटेक का 5th संस्करण है, 5 एडिशंस हम कहते हैं। 2016 में ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था, तो ये 5th एडिशंस है
और इस एडिशन में भारत के प्रधानमंत्री ने जो भारत की सार्वजनिक डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है, जिसे हम स्वयं और दीक्षा कहते हैं, स्वयं और दीक्षा के बारे में इस विवाटेक को सभी लोगों को जानकारी दी। यह विवाटेक 2016 में से पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पब्लिशिस ग्रुप, पब्लिशिस PUBLICIS, पब्लिशिस ग्रुप एंड लेस इकोस, लेस LESECHOS पब्लिशिस ग्रुप एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंग्लोमरेट है, या उसे हम समूह कहेंगे। और लेस इको एक फ्रेंच मीडिया ग्रुप कंपनी है। तो ये विवाटेक था। विवाटेक कब स्टार्ट हुआ था, और विवाटेक का मेन पर्पस, जिस तरह से हमने नाम ही बता दिया कि ये एक लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट है। तो मेन पर्पस इसी का, जो भी डिजिटल स्टार्टअप किए जाते हैं उनके बारे में सभी वर्ल्ड के बेटर इंडस्ट्री को अवगत किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आती है, हमारे केंद्र सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमिशरण, केंद्र सरकार ने भारत के डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, भूमिशरण का एटलस जारी किया। हम सभी लोग जानते हैं 17 जून ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की तरह मनाया जाता है। इसी के अवसर पर केंद्र सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमिशरण का एटलस जारी किया। हमारे लिए भूमिशरण, लैंड डिग्रेडेशन, ये जो एटलस है ये इसरो के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया। ये एटलस इसरो के अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में हम SAC बोलते हैं, उसी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। डेफिनेटली 2003-4 से लेके 2018 या 19 का जो भी लैंड इंडिया में डिग्रेडेड हुआ है उसी का एनालिसिस इस मैप के माध्यम द्वारा जरूर किया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ये डेजर्टिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जो उपजाऊ जमीन होती है उसका शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप अर्ध क्षेत्रों में अगर रूपांतरित होता है तो उसे हम डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कहते हैं। लैंड को अरीड, सेमी अरीड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में कन्वर्जन होना, और इस कन्वर्जन के पीछे मोस्टली मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा हाथ होता है। ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन या जलवायु परिवर्तन लैंड को डिग्रेडेशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। तो हमारे लिए इसरो की सैक इंस्टीट्यूशन में इंडिया के डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में मैप को जारी किया। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि भारत ने जो भी सड़क दुर्घटना में मौत होती है उस मौत को 50% कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है। उसके अवसर पर भारत सरकार ने विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो भी ब्लैक स्पॉट होते हैं, मोस्टली भारत में सड़क दुर्घटना में मौत होने के लिए जो जिम्मेदार रीजन है वो नंबर ऑफ ब्लैक स्पॉट होते हैं। तो भारत ने इस ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए 14,000 करोड़ की राशि को आवंटित किया है और सड़क सुरक्षा के लिए
उसका 4E है, जिसे गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर और स्ट्रेंथनिंग करना चाहता है, जिसका पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण करना चाहता है। ये 4E, उसमें फर्स्ट E आता है इंजीनियरिंग वाला, दूसरा E आता है इकोनॉमिक वाला, तीसरा E आता है इन्फोर्समेंट वाला और फोर्थ E आता है एजुकेशन वाला। तो गवर्नमेंट विल गोइंग टू रिस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग द 4E, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, इन्फोर्समेंट एंड द एजुकेशन। तो होपफुली गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2024 तक सड़क दुर्घटना में जो मौत हो जाती है उनको 50% की प्रतिशत से कम करना। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में सबसे लिस्ट पीसफुल कंट्री के लिए अफगानिस्तान को चुना गया है और सबसे टॉपर नंबर 1 कंट्री, जिसे हम मोस्ट पीसफुल कंट्री कहते हैं, 2021 में आइसलैंड इस नेशन का नाम आता है। तो आउट ऑफ 163 कंट्री पीस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव संकेतों को यूज किया जाता है। सभी गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों को ध्यान में रखते हुए आउट ऑफ 163 देशों की रैंकिंग में भारत का रैंक एक 135 भारत को स्थान मिला है। नेक्स्ट आता है चाइना के बारे में, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। टियांगोंग स्पेलिंग देखिए, टियांगोंग, TIANGONG। ये चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन है। इंडिजिनसली चाइना ने उसे बिल्ड किया हुआ है। और दूसरा जो स्पेस स्टेशन है उसे हम ISS कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने ये प्रपोज किया है, चाइना विल गोइंग टू बिल्ड टियांगोंग स्पेस स्टेशन। उसके लिए जो प्रपोज 11 फ्लाइट्स है, उस 11 फ्लाइट्स में जो थर्ड फ्लाइट था, नियोजित मिशन थे, उसमें ये थर्ड फ्लाइट जो सेंझाओ 12 ये चाइना का अंतरिक्ष यान है। तो ये पिक्चर में इसलिए था, चाइना ने जो 3 एस्ट्रोनॉट उसका नेतृत्व निहेशन कर रहे हैं, उनको टियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इस शेंझाओ 12 अंतरिक्ष यान से भेजा है। हम इस पॉइंट को अगर समराइज करने की कोशिश करते हैं तो चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन ये पृथ्वी की सतह से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर रेंज में रहेगा हाइट पर। और उसके लिए चाइना जो स्पेसशिप यूज करता है, अंतरिक्ष यान यूज करता है, उसका नाम है सेंझाओ 12। सेंझाओ CHENZHOU 12। और जिस रॉकेट के माध्यम से उसको लॉन्च किया जाता है, उस रॉकेट का वर्जन है लॉन्ग मार्च 2FY12। इस रॉकेट का वर्जन है लॉन्ग मार्च 2F12 और ये गांजू प्रोविजन से उसको लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट आता है OFB के बारे में। कैबिनेट ने जो कारपोरेटाइजेशन करने का डिसीजन लिया है, कारपोरेटाइजेशन करने का डिसीजन, इसका मतलब होता है कैबिनेट ने आयुध निर्माण फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल का निगमीकरण करने को मंजूरी दी है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नाउ it will be converted into the 7 new defense public sector undertaking। तो ये 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम द्वारा उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा, उसको निगमीकरण किया जाएगा।
तो OFB will going to converted into 7 new डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती है तो भारत की रक्षा के लिए, सशस्त्र बलों के लिए ट्रैक्टर और ट्रैक्टर जो भी डिफेंस के लिए यूज किए जाने वाले टैंकर है, बख्तरबंद कर्मियों के वाहक है, बम, रॉकेट, आर्टिलरी गन, पैराशूट, छोटे हथियार, कपड़े और चमड़े के उपकरणों का निर्माण करती है। तो इन सभी क्षेत्रों में, एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, उनमें एफिशिएंसी लाने के लिए और ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट की एक नई पहल है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल को का निगमीकरण करने का फैसला गवर्नमेंट ने ले लिया है। नेक्स्ट आता है इनलैंड वेसल बिल 2021, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मान्यता दी है। इनलैंड INLAN वेसल्स VESSELES इनलैंड वेसल बिल्स, ये भारत का इनलैंड वेसल एक्ट 1917 था, उसका स्थान लेगा। इस बिल के तहत, इस विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की, अंतर्देशीय इसका मतलब ये होता है जो भारत के अंदर जो भी इनलैंड वेसल्स रहेंगे, जो भी उनका पंजीकरण करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, इट विल बी ग्रांटेड अंडर द न्यू बिल। यहाँ कोई भी स्टेट में अगर इस विधेयक की तरह ये स्थापित किया जाने वाला है कि जो भी जहाज भारत के इनलैंड वाटरवेज में काम करने वाले हैं, उनके लिए पंजीकरण एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन करेंगी, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनका सेपरेट पंजीकरण करना या सेपरेट परमिशन लेना, इससे कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इट बिकम द सेंट्रलाइज्ड चैनल इनलैंड वेसल्स बिल 2021। और इसके तहत मैकेनिकल प्रोपेल्ड वेसल्स होते हैं, उनके लिए पंजीकरण तो इसेंशियल है। इस एक्ट के थ्रू द सेंट्रल डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा। इसमें उस वेसल का डिटेल्स, वेसल की रजिस्ट्रेशन और क्रू को इलेक्ट्रॉनिक हम कहेंगे पोर्टल के माध्यम से डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। तो जो मैकेनिकल प्रोपेलेंट वेसल्स है, उनका तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी जरूर होगा। एट द सेम टाइम जो नॉन मैकेनिकल प्रोपेल्ड वेसल्स है, गैर यांत्रिक रूप से जो भी जहाज उनका निर्माण किया जाता है, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल या विलेज लेवल पे रजिस्ट्रेशन करना या नामांकित करना। रजिस्ट्रेशन तो गैर यांत्रिक रूप के जो जहाज है उनका तो नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली उनको एनरोलमेंट करना इस इनलैंड वेसल 2021 के विधेयक से ये प्रस्तावित किया है, ये कंपलसरी होगा। नेक्स्ट बात आती है, इंडिया ने आशीष चंदोरकर को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक काउंसलर रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया। आशीष चंदोरकर जो आज भारत के स्थायी रूप में WTO के लिए एक काउंसलर की तरह काम करेंगे। यह अपॉइंटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आशीष चांदोरकर फर्स्ट टाइम भारत में एक निजी व्यक्ति को नियुक्त किया है। आशीष चांदोरकर ये डायरेक्टर है सामी फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च, जो बेंगलोर स्थित सामी फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च थिंक टैंक है। इसीलिए यह अपॉइंटमेंट सुर्खियों में है आशीष चांदोरकर की। अगर WTO की हम अगर बात कर लेते हैं, उसे हम वैश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करने का काम यह विश्व व्यापार संगठन करती है।
और आज की सुर्खियों में आज हमारे लिए लास्ट पॉइंट है IMD। IMD का लॉन्ग फॉर्म है प्रबंधन विकास संस्था, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रबंधन विकास संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा ये संकलित किया हुआ जो रैंकिंग है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इस रैंक में भारत के लिए 43 रैंक या 43 स्थान पर भारत बना हुआ है। तो ये IMD ये प्रबंधन विकास संस्थान है और इस रैंक का नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। भारत का स्थान 43 है। दुनिया भर जो भी अर्थव्यवस्था कोविड की प्रभाव की किस तरह से उन्होंने उसको टैकल किया है, इस टैकल के लिए सभी उपाय ये IMD एग्जामिन करती है और उसकी तरह ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंक्लूड किया जाता है। 64 नेशन इसके लिस्ट में आते हैं और इस साल स्विट्जरलैंड का फर्स्ट रैंक इसमें आता है। दिस थिंग वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर जो है हर एक राष्ट्र का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी और बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों को मायने में रखता है। मुझे इस माध्यम से पूरी उम्मीद है ऑलमोस्ट वी कवर मोर देन द 10 MCQ। अगर एक बार दो बार आप और अच्छी तरह से सुनोगे और उसे लिख लोगे तो डेफिनेटली आज के लिए 10 MCQ हमारे सभी एग्जाम के लिए उतने ही इम्पोर्टेंस रहेंगे। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.